ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या। बहुपद कैसा है? त्रिघात। त्रिघात का मतलब बहुपद की घात जो है वो 3 है। तो बताइए अगर बहुपद की घात 3 है तो शून्यांक कितने होंगे? 3 ही होंगे, क्योंकि किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसमें उतने ही शून्यांक होते हैं। इसीलिए जो आपने द्विघात बहुपद पढ़ा है, जैसे मान लो ये x² + 5x + 6, ये क्या है? द्विघात बहुपद। तो इसको जब आप हल करते हो तो x के कितने मान आते हैं? 2 मान आते हैं। क्यों? क्योंकि घात 2 है तो इसके शून्यक भी 2 ही होंगे। और अगर घात 3 है तो शून्यक कितने होंगे? 3। इसलिए a और b गलत होगा, इसका c वाला ये सही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये कभी कभी आ जाता है, लिखा है भाज्य, भाजक और भागफल। 3 शब्द है, इनमें संबंध क्या है? बाद में नोट करिएगा, हमने बताया पढ़ाते वक्त नहीं कर, ठीक है। 3 शब्द हैं, कौन कौन से? भाज्य, भाजक, भागफल। इसमें क्या संबंध है? तो देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है ये 3 है, 3 से हमने 7 को भाग किया तो 3 गुना 6, 7 से 6 घटाओगे 1। तो जिससे भाग देते हैं इसे भाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाजक। और जो भाग करने से आता है उसे भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। और जो नीचे बचता है उसे शेष कहते हैं। शेष कहो चाहे शेषफल। और जिसको भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। तो देखिए जो 7 है आपका, ये किसके बराबर है? 3 को 2 से गुणा करो और उसमें नीचे वाला 1 जोड़ दो। तो देखो 3 दूना 6, 6 और 1 7 हुआ कि नहीं? 7 आ गया। इसका मतलब क्या निकला? कि जो भाज्य है ये भाज्य कि नहीं, ये बराबर किसके हुआ? भाजक गुणित भागफल और प्लस शेष। ये तो मतलब निकला। तो ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर, भाज्य कहाँ लिखा है? भाज्य सिर्फ 2 जगह लिखा है, 3 नंबर सही इसमें। और भाज्य जो है यहाँ पे देखिए, ये भाज्य लिखा है और ये भाज्य लिखा है, इन्हीं 2 में से कोई एक सही है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। इसका मतलब ये वाला सही है। तीसरा इसका सी वाला ये सही है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर आप भूल जाओ कि कैसे इसको चेक करें, तो उसके लिए तरीका है 3 लिखना, 3 से 7 को भाग करना और इस तरह चेक कर लें। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप ऐसे 140 रफ में लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे 70 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 35 और 5 से भाग करेंगे 7 और 7 से भाग करेंगे 1। तो इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणित 5 है 1 बार और 7 है 1 बार। तो ये इसका आंसर हो गया। 2 की घात 2 किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें 5 1 बार है, 7 एक बार। तो डी वाला ये करेगा, ठीक है। डी वाला आप करके दिखाइए। डी हो गए, डी। फिर जैसे पहली समीकरण है क्वेश्चन नंबर 4 में, x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0। पूछ रहा है इसके कितने हल हैं? अद्वितीय की 2 की अनेक की कोई नहीं। अगर आप इसका a1/a2 निकालें तो a1 कितना है? 1 और a2 कितना है? -3। ये हो गया a1/a2। अब अगर आप b1/b2 इसका निकालें तो b1 है प्लस का 2 और b2 है माइनस का 6। तो 2 1 कम 2, 2 3 6। तो ये भी तो 1/-3 हुआ। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गया। और जब बराबर होता है तभी तो c1/c2 निकाला जाता है। अब जब हम c1/c2 निकालेंगे तो c1 है 5
और C2 है 1, तो ये बराबर आया इसके? नहीं आया। तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन नॉट इक्वल C1 बटे C2। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या लिखा जाता है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, क्या अनेक हल? क्या लिखा जाता है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कंडीशन लिखी है, दिखा जरा। हाँ, कोई हल नहीं। तो जब भी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर हो और C1 बटे C2 बराबर ना हो, इसका मतलब होता है कोई हल नहीं। तो यहाँ पे ये D वाला करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वांतर है। तो सार्वांतर को किस अक्षर से दिखाते हैं? डी से। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो निकालने का तरीका क्या है कि आप देहाती भाषा में याद रखो, पीछे वाले से आगे वाला घटाते हैं। ठीक? तो जैसे ये पीछे क्या है? -1। अब इसे घटाएंगे तो घटाने का चिन्ह यही तो होता है। अब इसके आगे क्या है? -5। तो ये माइनस का 1 है, आगे बढ़ा दें, माइनस का 1, और ये 2 माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस। तो ये प्लस का 5, और 5 से 1 घटा तो क्या बचा? 4। ठीक है। तो ये पहला 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, ये 3 वाला 4 जो है ये आपका सही है। इन्होंने क्या किया, जो 1 के पहले माइनस लगा, ये पैसे कट लगा है, पहले माइनस कट गया। तो जब भी सार्वांतर निकालना हो तो पीछे वाले पद से आगे वाला पद घटा दो। आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे कि जैसे इसको आपने लिया, ये पीछे की नहीं 7, और इसके आगे क्या है? 3। 7 से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा ना। किसी भी श्रेणी में समांतर श्रेणी कोई है, आपको सार्वांतर निकालना है, पीछे वाले से आगे वाला घटा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तकर। ये तो सूत्र होता है। विविक्तकर क्या होता है? b² - 4ac। अब इत्तेफाक से यहाँ पे b की जगह पर b ही है, a की जगह पर a है, c की जगह पे c है, तो जो सूत्र b² - 4ac होता है वही रहेगा। यहाँ पे लिखा है c में, इसलिए ये c वाला इसका करेक्ट है। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये लिखा है एक बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ये बिंदु आप अगर इसको x1 कहें तो ये क्या हो गया? y1। इसको अगर आप x2 कहें y2 तो ये क्या हो गया? y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दूरी का मतलब d बराबर √, x1 है 2 और -x2 है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 है 3 और -y2 है 1 का होल स्क्वायर। तो 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 से 1 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 हो गया 8। तो चाहे ये देखो √8, ये भी सही है, या आप इसको √2 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिएगा 8वां क्वेश्चन आपका है 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है। तो विविक्तकर जो d होता है उसकी 3 कंडीशन होती हैं, और जब मूल बराबर होता है, मूल कब बराबर होता है? जब d बराबर 0 होता है। मूल कब बराबर होता है? d बराबर 0। तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर क्या लिखा जाएगा इस सवाल में? 0। और d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है b² - 4ac बराबर 0 की जगह पर। अब b क्या है? x का गुणांक -12। तो यहाँ पे जब -12 का स्क्वायर लिखोगे तो 144 हो जाएगा। -4 गुणित a का मतलब 3 गुणित c का मतलब m,
बराबर जगह बराबर और जीरो की जगह पर जीरो, तो 4 3 12m, 144 इधर है बराबर माइनस 12m उधर ले जाओ जीरो की तरफ, तो ये प्लस का 12m हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हटेगा तो कहाँ जाएगा, 144 के नीचे, तो इधर क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। 12 से 144 को भाग कर दोगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब m बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे 4 है ये गलत है, 7 ये भी गलत, 9 गलत, ये d बराबर 12 ये जो है सही है। ठीक है, जिसको ना आया वो नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। जैसे मान लो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया ABC। समबाहु किसको कहते हैं, जिसकी भुजा समान हो। हाँ, सम का मतलब बराबर, और समबाहु उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो लिखा भुजा कितनी है, 2a। इसका मतलब ये AB जो है ये भी 2a है, BC जो है ये भी 2a है, और AC जो है ये भी 2a है। ठीक, अब आगे कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। तो जैसे A से है, A से आप BC पे लंब डाल दो, और मान लो इसको आप D कह दें, तो ये AD क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ठीक, अब देखिए जब ये लंब है तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और शीर्ष से समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया लंब जो होता है वो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर BC पूरा 2a है तो ये BD जो इतना हिस्सा है ये 2a का आधा क्या हो गया, a रह गया। तो अब अगर ये त्रिभुज आप लें ABD, इतना त्रिभुज ABD, तो चूंकि ये कोण समकोण है तो ये क्या हुआ, कर्ण, और ये क्या हुआ, लंब, और ये क्या हुआ, आधार। तो आप जानते हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो लंब क्या है, AD, तो लंब के स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे AD का स्क्वायर। आधार कितना है, केवल A, 2a नहीं, इतना सिर्फ A, तो आधार का स्क्वायर A का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 2a, तो 2a का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और A का स्क्वायर A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये वाला प्लस का a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर हुआ 4a स्क्वायर से a स्क्वायर घटा तो 3a स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों ओर वर्गमूल ले लो। क्या करो, वर्गमूल, दोनों ओर वर्गमूल। तो जब आप AD स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो क्या बचेगा, AD बचेगा। A स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, A होगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस पे अंडर रूट का निशान लग जाएगा। इसका मतलब शीर्ष लंब AD बराबर क्या आया, A अंडर रूट 3। तो A अंडर रूट 3 ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला आपका सही है। और देखिए कह रहा था प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई यही होगी। जैसे मान लो आप ये B वाली भुजा है, B से सामने AC पर लंब ऐसे डाल दें और यहाँ पे लिख दें E, तो BE भी क्या हुआ, शीर्ष लंब, ये भी इतना ही आएगा। मान लो आप C से AB पे लंब डाल दें ऐसे और यहाँ पे लिख दें F, तो CF भी A√3 होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से डाला गया जो शीर्ष लंब होता है सबकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। कॉलम आपका क्या है, वर्ग अंतराल। पहला कॉलम आपका है वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल देख के x बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, x। तो जैसे वर्ग अंतराल आपका है 1 से 3, तो इसका x जो है कैसे बनता है, इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग के रहता है। 3 1 4, 4 का आधा 2। अगला है 3 से 5, तो 5 3 8, 8 को 2 से भाग करोगे 4। फिर है 5 से 7, तो 7 5 12, 12 को 2 से भाग करोगे 6। फिर 7 से 9, तो 7 9 16, 16 को 2 से भाग करोगे 8।
फिर 9 से 11, तो 9 11 जोड़ोगे 20 और 20 को 2 से भाग करोगे 10। ठीक। अब यहाँ पे देखिए बारंबारता, तो जो बारंबारता आपकी है ये है 3, 2, 4, 2, 3। अगला कॉलम बारंबारता को F कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अब X और F का गुणा किया जाता है, तो अगला कॉलम होता है F गुणित X। ये कॉलम हमको बढ़ाना पड़ता है। तो देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को 2 से गुणा करो 8, 6 को 4 से गुणा करो 24, 8 को 2 से गुणा करो 16 और 10 को 3 से गुणा करो तो क्या हुआ? 30। ठीक है। अब देखिए जो इसका जोड़ होगा बारंबारता का, इसे सिग्मा F कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मा F। तो 3 2 5 4 9 तो 11 3 14, तो ये आ गया 14। और इसको जोड़ को, इसके जोड़ को सिग्मा FX कहेंगे। क्या कहेंगे? तो 6 8 14 4 18 6 24 के 4 आश्रिया 2 2 2 4 1 5 3 8, तो ये हो गया 84। अब फार्मूला लगा देंगे, हमको माध्य निकालना है, तो चाहे कहिए माध्य और चाहे कहिए समांतर माध्य। ये फार्मूला होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F। तो सिग्मा FX आपका आया है 84 और सिग्मा F आया है 14, और भाग कर दोगे आप 14 छंग 84, ये 6 आपका आंसर आ गया। तो ये 2 वाला गलत है, 4 गलत है, 5 गलत है, ये 6 वाला आपका सही है।